नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप भारद्वाज डागोर ऐप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक से इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे और नया टॉपिक जो है वो कौन सा है हमारा, वो है ऊष्मा एवं ताप। इसे हम हीट एंड टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ऊष्मा क्या होता है, ताप क्या होता है और दोनों आपस में संबंधित कैसे होते हैं। डेफिनेशन देखेंगे, दैनिक जीवन में क्या उपयोग ताप के हैं, क्या उपयोग ऊष्मा के हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इस ऊष्मा की बात कर लेते हैं। हीट होती क्या है, ऊष्मा। इंग्लिश में इसे हीट के नाम से जानते हैं। देखिए, ऊष्मा होती क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा है क्या, तो हम ये कहेंगे कि इसको डिफाइन करने के लिए कि भैया ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। और वो ऊर्जा कैसी है, ज्यादा ताप या अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर इस ऊष्मा का क्या होता है, संचरण होता है। तो जब संचरण होता है इस ऊष्मा का ऊर्जा के रूप में, वही क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊष्मा। तो इसको डिफाइन कैसे करें दोस्तों हम, तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, और इसका संवहन जो होता है, इसका संचरण जो होता है इसका ऊष्मा का, वो किस रूप में होता है, वो किस प्रकार से होता है, तापांतर के द्वारा। यानी दो वस्तुओं का ताप अगर डिफरेंट है या उनमें डिफरेंस है, अंतर है, तो वो अधिक ताप से कम ताप की ओर इस ऊष्मा का क्या होता है, संचरण। ठीक है, और इस ऊष्मा को ही हम किस में बदल सकते हैं, कार्य में इस ऊष्मा को बदला जा सकता है। तो ऊष्मा के संचरण की बात करें दोस्तों हम, तो ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण अधिक ताप की वस्तु से, अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर होता है, कम ताप की वस्तु की ओर होता है, की ओर होता है। ठीक है, ये ऊष्मा का संचरण होता है दोस्तों। कहां से कहां की ओर होता है, कम ताप से अधिक ताप की वस्तु की ओर। तो हम ये कह सकते हैं कि तापांतर में जो ऊर्जा का अंतर है वही क्या कहलाता है, ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाता है, ऊष्मा। तो हम ये कहें दो वस्तुओं के तापांतर के कारण जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा तापांतर के कारण ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, और इस ऊष्मा को हम किस में बदल सकते हैं, कार्य में भी इस ऊष्मा को बदल सकते हैं। हीट को हम किस में बदल सकते हैं, कार्य में हम इसको बदल सकते हैं। इसके अलावा हम ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा के हम मात्रकों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऊष्मा के जो मात्रक हैं दोस्तों, क्या क्या मात्रक होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो ऊष्मा के मात्रक जो होते हैं, मात्रकों की बात करें तो इसका जो एसआई मात्रक होता है, वो एसआई मात्रक तो कौन सा होता है, एसआई मात्रक इसका होता है जूल। एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसका जूल जो होता है वो क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। और इसके अलावा यहां पर अगर हम सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक इसका होता है कैलोरी। सीजीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी। तो एसआई मात्रक तो क्या होता है, जूल, और सीजीएस मात्रक जो होता है वो सीजीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी। सीजीएस इसका मात्रक होता है, क्या होता है, कैलोरी। ठीक है, कैलोरी इसका क्या होता है, सीजीएस मात्रक होता है। और दोनों में आपस में अगर हम संबंध की बात करें, जूल और कैलोरी में, वो किस प्रकार से संबंधित होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो एक जूल जो होता है या एक कैलोरी जो होता है, उनको हम अलग अलग इसमें दोनों के साथ संबंध हम स्थापित करते हैं। और सबसे पहले हम कैलोरी की बात करें कि भाई एक कैलोरी जो है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो एक कैलोरी जो है वो जूल के बराबर होगा। कितने जूल के बराबर होगा, वो होगा 4.186 के बराबर होगा। 4.186 ये क्या है, जूल। इतने जूल एक कैलोरी में होते हैं। ये संबंध जूल का और कैलोरी का है। और अगर एक जूल की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें, एक जूल की, तो लगभग इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है एक जूल में लगभग 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, 0.24 कैलोरी। ये दोनों इसके क्या है, ऊष्मा के संबंध हैं। दोनों क्या है, ऊष्मा के संबंध। ठीक है दोस्तों, अब एक कैलोरी को डिफाइन कैसे करें हम। एक कैलोरी को अगर डिफाइन करना है तो हम ये कहें कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें
जिसमें बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा चाहिए वो ऊष्मा की मात्रा ही क्या कहलाएगी, 1 कैलोरी कहलाएगी। तो हम 1 कैलोरी की यहां पर डेफिनेशन लिख देते हैं कि भाई 1 कैलोरी जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। 1 कैलोरी, 1 कैलोरी कितनी वैल्यू होती है, तो हम ये कहेंगे, जल की बात करें तो जल की मात्रा हम 1 कैलोरी में कितना ले लेते हैं, जल की मात्रा हम लेते हैं इसमें 1 ग्राम। तो 1 कैलोरी को डिफाइन कैसे करें दोस्तों, 1 ग्राम जल का ताप क्या कर दें, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस, और वो 1 डिग्री सेल्सियस कितना 14.5 से लेकर के और कितना 15.5 डिग्री सेल्सियस, किस किस के मध्य की बात करें हम, 14.5 डिग्री से कितना 15.5 डिग्री सेल्सियस, 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, ये 1 डिग्री का क्या हो जाएगा अंतर। तो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए या 1 डिग्री करने के लिए जो ऊर्जा की मात्रा है या ऊष्मा की जो मात्रा है वही क्या कहलाएगी, वो कैलोरी कहलाती है। क्या कहलाती है, कैलोरी। तो हम ये कहेंगे इसका ताप 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए ऊष्मा की मात्रा, किसकी मात्रा, ऊष्मा की मात्रा या ऊर्जा की मात्रा, क्योंकि ऊर्जा भी हमने इसको बोला है, वो मात्रा ही क्या कहलाएगी, वो मात्रा कहलाएगी 1 कैलोरी। क्या कहलाती है, 1 कैलोरी कहलाती है। क्या कहलाती है, 1 कैलोरी। ठीक है दोस्तों, कहलाती है, ये 1 कैलोरी हो गया। ठीक है, अब 1 किलो कैलोरी की बात करें तो हम जो वाटर की जो मात्रा है वो कितना ले लेंगे, हम उसका आयतन 1 किलोग्राम ले लेंगे। कितना ले लेंगे हम, 1 किलोग्राम जो जल है उसकी हम मात्रा ले लेंगे। ठीक है, तब उसका ताप 1 डिग्री बढ़ाएं तो उसको हम क्या कह देंगे, 1 किलो कैलोरी कह देंगे। लेकिन दोनों में संबंध की बात करें, हम किसकी बात करें, दोनों में संबंध की बात करें तो 1000 कैलोरी बराबर क्या होता है, 1 किलो कैलोरी होता है। क्या होता है, 1 किलो कैलोरी। और ये भी क्या है दोस्तों, ऊष्मा की ही एक तरह से मात्रा है, ऊष्मा की ही एक इकाई है। ठीक है, 1 किलो कैलोरी। इस प्रकार से क्या है, ये ऊष्मा के मात्रक हैं। अब कई तरह की ऊष्माएं अलग अलग होती हैं, लेकिन इससे पहले ऊष्मा का एक तरह से संचरण जब होता है तो उसकी विधियां होती हैं, और वो 3 विधियों के द्वारा ऊष्मा क्या होती है, संचरित होती है। एक विधि को हम किस नाम से जानते हैं, एक विधि को हम कहते हैं संवहन विधि, एक चालन कहलाती है और एक कहलाती है विकिरण विधि। इन 3 विधियों के द्वारा ऊष्मा का क्या होता है, संचरण होता है। तो अब हम संचरण की बात कर लेते हैं दोस्तों। ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा के संचरण की जो विधियां हैं वो विधियां कौन सी हैं, 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं दोस्तों, 3 विधियां हैं। इस ऊष्मा के संचरण की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो विधि है, इस सबसे पहली विधि को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं चालन। क्या कहते हैं इसको, चालन विधि कहते हैं। और चालन को हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, इसको कंडक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन। ठोस पदार्थों में जो ऊष्मा का संचरण है वो किसके द्वारा होता है, चालन विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, चालन विधि के द्वारा। जैसे किसी रॉड को, मान लो ये रॉड है, आयरन रॉड है, इसके एक सिरे को हम गर्म करें तो दूसरा सिरा अपने आप ही क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये प्रक्रिया जो होती है ऊष्मा के संचरण की, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो प्रक्रिया कहलाती है चालन। क्या कहलाती है, चालन। ठीक है दोस्तों, तो चालन एक तरह से है कैसे एक पदार्थ इसमें काम में लेते हैं हम, तो यहां पर जो एक तरह से ऊष्मा का संचरण ठोस पदार्थों में एक कण दूसरे कणों को ऊर्जा जो होती है वो प्रदान हो जाती है। इससे इस कारण से जो ठोस पदार्थ हैं एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर, या जो उसके अन्य जो पार्ट होते हैं उन पार्ट्स में ऊष्मा का क्या होता है, संचरण होता है। और उस विधि को हम क्या कहते हैं, इस विधि को हम कहते हैं चालन विधि। क्या कहते हैं इसको हम, चालन विधि। तो हम ये कहें कि एक कणों से दूसरे कणों को ऊर्जा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है, ठोसों में, इस चालन विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, चालन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, इसका उदाहरण भी कई सारे हैं, उदाहरण चालन विधियों के। और चालन विधियों में हम ये कह सकते हैं कि वातानुकूलित जो कक्ष हैं उनमें कांच की जो खिड़कियां होती हैं, उन कांच की खिड़कियों के हम क्या लगाते हैं, दोहरे पल्ले लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दोहरे पल्ले। किसके, इन कांच की खिड़कियों के ऊष्मा के संचरण के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि चालन के लिए, तो हम इस तरह से भी बात कर सकते हैं। सर्दी में हम जब कंबल या जो चादरें लेते हैं यूज में, तो एक मोटे कंबल की बजाय अगर हम 2 पतले कंबल यूज लें तो
दो पतले कंबल अगर यूज लें तो हमें ऊष्मा जो होती है वो ऊष्मा उस कंबल के द्वारा ज्यादा प्राप्त होगी जो मोटा कंबल है उसकी अपेक्षा दो पतले कंबलों को लेने पर। कारण क्या है, दोनों पतले कंबलों के मध्य जो स्थान है, रिक्त स्थान है, वो एक तरह से ऊष्मा के चालन को क्या करेगा, रोकने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो अंदर की जो ऊष्मा है वो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जा पाएगी। इसलिए मोटे कंबल की बजाय दो पतले कंबल जो होते हैं वो ऊष्मा ज्यादा देते हैं। ठीक है, ये इसको हम किसके आधार पर देख सकते हैं, चालन के आधार पर देख सकते हैं। और चालन के आधार पर ही, जैसे आपको पता है कि जो बर्फ में लोग घर बनाते हैं उसमें जो बर्फ की दीवारें हैं घरों की वो दोहरी बनाई जाती हैं। वायु जो उसके अंदर दोहरी दीवारों के अंदर होती है वो ऊष्मा के चालन को रोकती है। ठीक है, तो अंदर वाली जो ऊष्मा है वो अंदर बनी रहती है, इसलिए टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, उसका अंदर बढ़ जाता है ऊष्मा के चालन ना होने के कारण। ठीक है, तो यहां पर जो वायु अवरोध है वो वायु अवरोध ऊष्मा के संचरण को रोकता है। क्या करता है, रोकता है। ये कौन सी विधि कहलाती है, ये चालन विधि कहलाती है। दूसरी जो विधि आती है हमारी, वो दूसरी विधि कौन सी आती है, दूसरी विधि को हम कहते हैं संवहन विधि। इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, संवहन विधि के नाम से इसको जानते हैं। इंग्लिश में संवहन विधि को हम कहते हैं कन्वेक्शन। क्या बोला जाता है इसको, कन्वेक्शन इसको बोला जाता है, कन्वेक्शन। ठीक है, क्या होता है कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन जो विधि होती है, संवहन की जो विधि होती है, इसमें ऊष्मा का जो संचरण है वो द्रव और गैस पदार्थ जो होते हैं उनमें ऊष्मा का संचरण जो है वो किस विधि के द्वारा होता है, संवहन विधि के द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा होता है, संवहन विधि के द्वारा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस ऊष्मा संचरण में होता क्या है, जैसे हम बात करें वाटर हीटर की बात कर लेते हैं, पानी को गर्म करने वाला। तो पानी जब बॉयल होता है तो हम जैसे ही उसको गैस के ऊपर या स्टोव के ऊपर रखते हैं तो सबसे पहले निचले जो इसके पानी के अणु हैं वो गर्म होते हैं, ऊपर के अणुओं में ऊष्मा नहीं आ पाती। लेकिन धीरे धीरे जब उसका ताप हम बढ़ता है उसका पानी का, तो ऊष्मा जो होती है निचले अणुओं से और कहाँ की ओर, ऊपर के अणुओं की ओर क्या होती है, स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार का संचरण जो है ऊष्मा का वो क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। कन्वेक्शन ये संचरण कहलाता है। ठीक है, इसमें रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर में यहां पर हमने देखा कि जो ठंडा एक तरह से जो आइस बॉक्स रखा जाता है वो कहाँ रखा जाता है, ऊपर की ओर रखा जाता है। ठीक है, तो जैसे ठंडा रेफ्रिजरेट होना शुरू होता है तो निचली जो वायु है, जो गर्म वायु है, वो कहाँ जाती है, वो ऊपर की ओर उठती है हल्के होने के कारण, और ऊपर की ओर उठने के पश्चात वो वहां पर उसका तापमान क्या होता है, कम होता है। तो इस तरह से पूरे रेफ्रिजरेटर का जो तापमान है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। कारण किसकी वजह से, कारण इसलिए क्योंकि आइस बॉक्स जो है या जो उसका ठंडे करने का जो सतह है वो कहाँ रखी जाती है, ऊपर की ओर। ठीक है, तो नीचे का ताप ज्यादा होता है, तो ताप अधिक होने के कारण, फ्रिज का नीचे का ताप अधिक होने के कारण वो अधिक ताप वाली जो वायु है वो ऊपर की ओर उठती है और पुनः ठंडा होने के पश्चात फिर भारी होने के साथ साथ वो क्या, फिर पूरे उसमें फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में फैल जाती है। तो ये कन्वेक्शन जो है उसके आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। तीसरा जो इसका प्रोसीजर है, तीसरी इसकी एक विधि है, इस विधि को हम कहते हैं विकिरण विधि। कौन सी कहते हैं इसको, विकिरण विधि के द्वारा इसका क्या होता है, संचलन होता है। ठीक है, विकिरण विधि को हम किस नाम से जानते हैं, इसको रेडिएशन के नाम से जानते हैं, या इसको हम एक तरह से ये कहें कि हमारे जो सूर्य है और वहां से अन्य ग्रहों पर जो आने वाली ऊष्मा है उस ऊष्मा का संचरण, सूर्य की ऊष्मा का संचरण अन्य ग्रहों में हम पृथ्वी को भी शामिल कर लेते हैं। तो पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण वो किसके द्वारा होता है, वो इस विधि के द्वारा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिएशन। ठीक है, तो इस रेडिएशन विधि के द्वारा क्या होता है, सूर्य की जो ऊष्मा है, सूर्य की ऊष्मा है और वो ऊर्जा के रूप में होती है। ठीक है, या जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में होती है। तो सूर्य की ऊष्मा का कहना अन्य ग्रहों या पृथ्वी पर आना, पृथ्वी पर आना, पृथ्वी पर आना किस विधि के द्वारा आता है, तो रेडिएशन विधि के द्वारा आता है। हम बोलते हैं सूर्य की विकिरणें, क्या बोला जाता है, सूर्य की विकिरणें। तो विकिरण विधि के द्वारा वो पृथ्वी को क्या करता है, सूर्य का प्रकाश वो गर्म करता है, ऊष्मा को वहां से यहां भेजता है। तो ये जो संचलन है उसकी क्या है, एक अन्य विधि है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, ये तो हमारी क्या हो गई, विधियां हो गई, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ ऊष्माओं की और बात कर लेते हैं। इनमें से हम विशिष्ट ऊष्मा की बात करेंगे, गुप्त ऊष्मा की बात करेंगे, क्या होती है गुप्त ऊष्मा, क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ऊष्मा के हमने मात्रक देख लिए, अब बात करते हैं कि भाई विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, इसकी हम बात कर लेते हैं। और विशिष्ट ऊष्मा से पहले एक और हमारे पास में ऊष्मा आती है, वो कौन सी आती है, गुप्त ऊष्मा। पहले हम गुप्त ऊष्मा की ही बात कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या होती है गुप्त ऊष्मा।
इसको हम लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। देखो लेटेंट हीट होती क्या है एक्चुअली, लेटेंट हीट कोई भी वस्तु है उसका ताप परिवर्तन ना हो, ताप परिवर्तन क्या हो, नहीं हो, लेकिन ताप परिवर्तन नहीं होने के साथ उसका अवस्था बदल जाए। वो अवस्था जब बदलती है तो जितना ऊष्मा की मात्रा है, यह प्रक्रिया संपन्न करने के लिए, कौन सी प्रक्रिया संपन्न करने के लिए, किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन के लिए और बिना ताप परिवर्तन किए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो ऊष्मा की आवश्यकता ही क्या कहलाती है, वो ऊष्मा की आवश्यकता गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो हम ये कहें नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहां पर, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक किसकी मात्रा, ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, या हम इसको ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं दोस्तों, कैसे कर सकते हैं, ऊष्मा की वो मात्रा जो बिना ताप परिवर्तन किए ही पदार्थ की किसको, उस अवस्था को क्या कर दे, परिवर्तित करते, क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, अब इस गुप्त ऊष्मा की बात करें तो देखिए, गुप्त ऊष्मा में दो तरह की गुप्त ऊष्मा होती हैं, एक तो किसकी होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, दूसरी होती है गलन की गुप्त ऊष्मा। दूसरी कौन सी होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा। तो एक तो गुप्त ऊष्मा है वो कौन सी है, गलन की गुप्त ऊष्मा, और एक गुप्त ऊष्मा कैसी है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, और दूसरी कौन सी है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। दूसरी कौन सी है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, कैसी होती है गुप्त ऊष्माएं, देखिए गलन की गुप्त ऊष्मा, कोई भी बर्फ, हम मान लो जल की ठोस अवस्था की बात कर लेते हैं, बर्फ की। ठीक है, बर्फ का हम टेम्परेचर मानते हैं कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। जब इस 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को हम गर्म करें, यानी ताप दें उसमें, और वो किस में आ जाए, वो 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में परिवर्तित हो जाए। किस में परिवर्तित हो जाए, पानी में परिवर्तित हो जाए। तो ऊष्मा की वो मात्रा जो बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, वही क्या कहलाती है, वो कहलाती है गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाती है, गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अवस्था परिवर्तित हो गई ठोस से द्रव में, लेकिन ताप परिवर्तित नहीं हुआ, 0 ही किसका, बर्फ का ताप, और 0 ही किसका, द्रव का ताप, यानी पानी का ताप। ठीक है, उस 0 वाले में परिवर्तित कर दे, बस वो ऊष्मा की मात्रा क्या, गलन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है दोस्तों, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में पानी जब बॉयल होता है, आपको पता है 100 डिग्री पर पानी क्या होता है, बॉयल होता है। तो 100 डिग्री के पानी को 100 डिग्री की वाष्प में परिवर्तित करें, तो उसको परिवर्तित करने के लिए क्या होगा, अवस्था तो परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन वाष्प का 100 डिग्री टेम्परेचर और पानी का भी कैसा, 100 डिग्री टेम्परेचर। तो इनके ताप में तो कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन इसकी अवस्था जो होती है द्रव से गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऊष्मा की वो मात्रा जो पानी को वाष्प में परिवर्तित कर दे, लेकिन किस वाष्प में, 100 डिग्री की वाष्प में, 100 डिग्री के पानी को 100 डिग्री की वाष्प में परिवर्तित कर दे, वही वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसे हम लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों, लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके साथ हम एक प्रकार की और ऊष्मा की बात करते हैं, और उस एक प्रकार की ऊष्मा को किस नाम से जानते हैं हम, उसे हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं उसको, विशिष्ट ऊष्मा। तो अब बात कर लेते हैं हम भाई विशिष्ट ऊष्मा की, कि विशिष्ट ऊष्मा है क्या, और विशिष्ट ऊष्मा भी संबंधित है किससे, इस प्रकार की ही ऊष्माओं से क्या है, ये संबंधित है। ठीक है, इस विशिष्ट ऊष्मा को हम स्पेसिफिक हीट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक हीट के नाम से जानते हैं। तो बात कर लेते हैं हम विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट के नाम से इसको जानते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है,
देखो विशिष्ट ऊष्मा को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक बात देखनी पड़ेगी कि कोई भी ऐसी ऊष्मा की मात्रा जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप क्या कर दे, इकाई बढ़ा दे, तो वो ऊष्मा जो किसी पदार्थ के एकांक जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान के ताप को एकांक बढ़ा दे, 1 डिग्री बढ़ा दे, तो वो ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा उसकी मात्रा कहलाती है। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करें, या हम सीधा सीधा ये कह दें किसी वस्तु का ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी वस्तु का ताप क्या कर दे, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे। कितने द्रव्यमान वाली वस्तु का, एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु का ताप क्या करे, एकांक ही बढ़ा दे। एकांक का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, तो उस ऊष्मा की मात्रा को हम किस नाम से जानते हैं, विशिष्ट ऊष्मा के नाम से जानते हैं। तो डिफाइन कैसे करें दोस्तों, हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, ऊष्मा की वह मात्रा जो एकांक द्रव्यमान का ताप क्या करे, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, या हम ये कहें एकांक बढ़ा दे। एकांक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है, बढ़ा दे, क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको स्पेसिफिक हीट के नाम से हम जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ये विशिष्ट ऊष्मा है, क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, इस विशिष्ट ऊष्मा को हम किस तरह से इंडिकेट करते हैं, किस तरह से इसको शो करते हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो विशिष्ट ऊष्मा को हम किस प्रकार से शो करेंगे, इसके हम मात्रक की बात कर लेते हैं कि भाई जो मात्रक है वो इस विशिष्ट ऊष्मा का क्या मात्रक है। इसकी अगर बात करें तो मात्रक जो होता है इसका विशिष्ट ऊष्मा का, उसे इंडिकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों मात्रक इसके देखने, एक तो एसआई मात्रक की बात कर लेते हैं और एक किसकी बात कर लेते हैं, हम सीजीएस मात्रक की बात कर लेते हैं। तो इसका जो मात्रक है एसआई मात्रक, विशिष्ट ऊष्मा के एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, देखिए हमने कहा डिग्री टेम्परेचर कितना, 1 डिग्री को बढ़ा दे, 1 डिग्री तापमान को क्या कर दे, बढ़ा दे। और ताप की अंतरराष्ट्रीय जो इकाई है वो हम केल्विन में मापते हैं। किस में मापते हैं, केल्विन में। ठीक है, तो यहां पर हम अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या लेंगे, केल्विन लेंगे। तो इसका जो मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम इनवर्स कर देता हूं इसको, और केल्विन इनवर्स, इसका मतलब प्रति से होता है इनवर्स का मतलब। ठीक है, तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, ये इसका क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। किसका, इस विशिष्ट ऊष्मा का। किसका होता है, विशिष्ट ऊष्मा का। ठीक है, तो हमने कहा कि जो एसआई मात्रक है वो क्या है, इसका विशिष्ट ऊष्मा का जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स इसका विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। और यहां पर हम अगर बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम जो विशिष्ट ऊष्मा है वो किसकी होती है, जल की। जल की विशिष्ट ऊष्मा कैसी होती है, अधिकतम होती है। अधिकतम कितनी, 1 होती है, 1 होती है जल की विशिष्ट ऊष्मा। अन्य पदार्थों की तुलना में कैसे होती है, अधिकतम। जल की विशिष्ट ऊष्मा अन्य पदार्थों की तुलना में कैसी होती है दोस्तों, अधिकतम होती है, अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है। और कितनी होती है, 2-4 पदार्थों की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम शीशे की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, शीशे की विशिष्ट ऊष्मा की बात कर लेते हैं। ये शीशा है, इस शीशे की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो कितनी होती है, इसकी बात करें तो 0.03। कितनी होती है, 0.03। किसमें हमने लिखा, जूल पर किलोग्राम और पर क्या, पर केल्विन। ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, ये हमने इसका विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक लिख दिया। किसकी का, शीशे की का। इसके अलावा हम बात करें किसकी, इसके अलावा हम पीतल की बात कर लेते हैं। तो 0.09 पीतल का कितना, पीतल का होता है 0.09। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है जो हमने जूल पर किलोग्राम प्रति केल्विन की बात कर ली। इसके अलावा हम बात करें आयरन की बात कर लेते हैं। तो 0.11 होता है आयरन का। लोहे का कितना होता है, 0.11।
11 क्या जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, क्या होता है प्रति केल्विन। ठीक है, जल की बात करें तो जल का यहां पर एक होता है दोस्तों, कितना होता है एक क्या होता है, एक होता है क्या जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, क्या होता है प्रति केल्विन। ठीक है, ये कुछ पदार्थों की क्या है विशिष्ट ऊष्माओं के मान है। तो हमने कहा कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दें एकांक द्रव्यमान वाले पदार्थ का, वही ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, तो वो ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, वो ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, वो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर हमने डिग्री सेल्सियस में लिखा है, केल्विन 1 केल्विन भी यहां पर हम लिख सकते हैं। हम तो हमारा मेन काम क्या है, ताप कितना एकांक बढ़ा दे, ताप क्या है एकांक बढ़ा दे। ठीक है, तो हमने यहां पर जो डिजिट है वो डिग्री सेल्सियस में मान लिए, लेकिन यहां पर क्या 1 केल्विन भी आएगा, दोनों यहां पर आ सकते हैं, लेकिन हम जूल के मात्रक में यहां देख रहे हैं केल्विन, तो यहां केल्विन लेंगे। ठीक है, लेकिन हमने समझने के लिए यहां पर क्या लिख दिया दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस यहां पर लिख दिया है। ये हमारी विशिष्ट ऊष्मा की बात आ गई। अब इसके बाद में हम ऊष्मीय प्रसार की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार होता क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार क्या होता है कि जब हम किसी द्रव का या किसी पदार्थ का हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका आयतन क्या होता है दोस्तों बढ़ जाता है, उसका आयतन क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है, और घनत्व क्या हो जाता है कम। तो अणु जो होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, कब ताप बढ़ाने पर, तो घनत्व तो क्या होगा कम और आयतन क्या होगा, आयतन इसका बढ़ जाता है। ये क्या कहलाता है ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। ठीक है, तो हम ये कहें ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर किसी द्रव, यहां पर हमने द्रव्य नहीं लिखा दोस्तों, लिक्विड की बात कर रहे हैं, किसी द्रव का आयतन बढ़ता है, आयतन तो क्या होता है बढ़ता है। ठीक है, और क्या होता है, और घनत्व क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है या घटता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। यही क्या कहलाता है, ये ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। प्रसार ठोस के लिए भी यहां पर कह सकते हैं हम ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। ये हमने द्रव एक पदार्थ लिया है, लिक्विड जो पदार्थ है उसको हमने काम में लिया, तो ये ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। लेकिन जल के साथ में एक अलग प्रकार का प्रसार होता है, और वो प्रसार कैसा कहलाता है, जल का असंगत प्रसार कहलाता है। कैसा कहलाता है, असंगत प्रसार, यानी इस प्रकार का प्रसार नहीं होता, इस प्रकार का प्रसार वो नहीं होता, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, जल का असंगत प्रसार, असंगत प्रसार। ठीक है दोस्तों, असंगत प्रसार। अब जल का असंगत प्रसार होता क्या है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो अभी हमने कहा द्रव का ताप बढ़ाएं तो आयतन कम, और आयतन तो बढ़ेगा और घनत्व जो होगा वो कम होता है। ये सामान्य द्रवों की बात हुई हमारी, लेकिन जल के साथ ऐसा नहीं है। जल का ताप जब बढ़ाते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस से ताप को 4 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं, तो आयतन क्या होता है घटता है, और जो घनत्व है वो बढ़ता है 4 तक। ठीक है, इसके बाद में 4 के बाद में फिर पुनः क्या होगा, उसका आयतन क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा जल का, और घनत्व क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा। तो इस प्रकार का जो प्रसार है वो प्रसार क्या कहलाता है, जल का असंगत प्रसार कहलाता है। क्या कहलाता है, जल का असंगत प्रसार कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहां पर किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखो हमने यहां पर इस जगह पर, इस पॉइंट पर हमने 0 डिग्री सेल्सियस को रख दिया। ठीक है, और यहां पर ये जो पाठ्यांक है वो हमने इस पर, यहां पर हमने यहां पर पाठ्यांक, यहां पर कुछ अंकन में यहां पर कर रहा हूं। क्या क्या अंकन किया है मैंने, ये 1 डिग्री सेल्सियस है, ये 2 डिग्री सेल्सियस, ये 3 डिग्री सेल्सियस, ये 4 डिग्री सेल्सियस, ये 5 डिग्री सेल्सियस, ये 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये यहां पर मैंने ताप दिए हैं, और ये ताप जो है टेम्परेचर, ये किस में, डिग्री सेल्सियस में ये मैंने ताप लिख दिया। ठीक है दोस्तों, और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जल की। ठीक है, तो देखिए जब हम क्या करते हैं, जब हम इस जल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसका ताप जल का 0 डिग्री सेल्सियस से क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कहां तक बढ़ाते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से इसका ताप कहां करें दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस से इसका ताप कहां तक कर लेते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस तक कर लेते हैं। कहां तक कर लेते हैं,
इस 4 डिग्री सेल्सियस तक कर लेते हैं। तो होता क्या है इस जल के साथ में, तो होता ये है कि इसका आयतन तो क्या होगा, कम। आयतन क्या होता जाएगा, कम, ठीक है। और घनत्व क्या होगा, घनत्व बढ़ता है। घनत्व क्या होगा, बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से हम आगे चलते हैं, कहां से आगे चलते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस से आगे चलते हैं, वैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से आगे चलने पर क्या होगा, इसका आयतन जो होगा वो क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। आयतन तो क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। आयतन क्या होगा, आयतन बढ़ने लग जाएगा, बढ़ता है। और घनत्व क्या होने लग जाएगा, घटता है, घनत्व घटता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार का जो प्रसार है पानी का, यह प्रसार क्या कहलाता है, यह कहलाता है असंगत प्रसार। क्या कहलाता है, असंगत प्रसार। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका मान जो है वो सर्वाधिक मान किसका, घनत्व का कहां होगा, इस 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक क्या होगा, इसका मान होगा। कहां पर मान होगा, 4 डिग्री सेल्सियस जो ताप है, इस ताप पर इस पानी का होगा क्या, घनत्व तो कैसा होगा दोस्तों, घनत्व तो होगा इसका कैसा, सर्वाधिक। घनत्व कैसा होगा, सर्वाधिक। क्यों, हमने कहा कि घनत्व जो है वो क्या होता है, बढ़ जा करके, पानी का घनत्व बढ़ करके कहां पर, इस 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम हो जाता है। 4 के बाद में घनत्व क्या होने लग जाता है, घटता है। तो इसका मतलब घनत्व तो सर्वाधिक होगा। और आयतन क्या होगा, आयतन हमने कहा 4 से, इसको 0 से हम बढ़ाते हैं तो 4 तक आयतन कम, मैक्सिमम कम होगा, फिर 4 से बढ़ेगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम जो आयतन कम होगा, आयतन सबसे कम, आयतन सबसे कम, आयतन सबसे कम कहां होगा, इस 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। कहां पर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम इसको 4 डिग्री सेल्सियस के आधार पर क्या होगा, हम ये कहेंगे कि जो जल है उसका घनत्व अधिक, सर्वाधिक, और आयतन सबसे कम होगा, ठीक है। यह प्रसार क्या कहलाता है, असंगत प्रसार कहलाता है। क्या कहलाता है, असंगत प्रसार। अब इस असंगत प्रसार का हम यूज कहां लेते हैं, कहां यूज आता है, तो इसका जो यूज है, इसका जो उपयोग है वो कहां होता है, उसका उपयोग ऐसे होगा कि अब हम वापस से चलते हैं, अधिक टेम्परेचर से लेके चलते हैं। तो अधिक टेम्परेचर से लेके चलेंगे तो इसको कम करेंगे, और कम करते करते 4 तक आएंगे तो क्या होगा, घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, और आयतन क्या होगा, कम होता जाएगा। आयतन क्या होता जाएगा, कम। तो इसका मतलब घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर, 4 पर, और आयतन सबसे कम कहां, 4 पर हो जाएगा। लेकिन जैसे 4 से कम होता है तापमान किसका, पानी का, तो घनत्व क्या होने लग जाएगा दोस्तों, घनत्व इसका क्या होने लग जाएगा, घनत्व इसका कम होने लग जाएगा। घनत्व इसका क्या होने लग जाएगा, सॉरी वापस से बता देते हैं। तो हमने कहा घनत्व तो सबसे ज्यादा 4 पर हो गया, और आयतन सबसे कम 4 पर, ठीक है। तो घनत्व पहले कैसा था, पहले हमारा था घनत्व होगा यहां से क्या होगा, बढ़ेगा, और आयतन क्या होगा, घटेगा। अब घनत्व क्या होगा, अब घनत्व घटेगा और आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। कहां से कहां तक, 4 डिग्री से और 0 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो अब यहां पर मछलियां जो होती हैं, जिन क्षेत्रों में बर्फ जमा हो जाती है, टेम्परेचर ज्यादा नीचे चला जाता है, तो उनमें जलीय ताप, जलीय जो जीव हैं, जल का तापमान कम होने पर भी, बर्फ जम जाने के पश्चात भी वो नीचे की जो सतह है वो जम नहीं पाती। किस नहीं कारण जम नहीं पाती, इसके असंगत प्रसार के कारण नहीं जम पाती। तो जलीय जीव जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो सुरक्षित रहने का कारण क्या है, जलीय जीवों के जल की सतह पर बर्फ जमा हो जाने के पश्चात भी क्यों सुरक्षित रहते हैं, तो हमने कहा जल का असंगत प्रसार जो है वो इसका रीजन है। क्या है, रीजन। तो यहां पर हम ये कहें कि झीलों के जम जाने के, झीलों के जम जाने पर भी जलीय जीव क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और वो सुरक्षित किस कारण से रहते हैं, वो असंगत प्रसार से रहते हैं। और दूसरा एक और है दोस्तों, पानी के जो पाइप होते हैं, प्लास्टिक के पाइप जो होते हैं, जिनमें पानी किसान देते हैं, तो सर्दी के दिनों में आपने देखा होगा वो पाइप फट जाते हैं। कारण क्या है, पानी के पाइपों में पानी भरा रहता है, और जब वहां का तापमान कम हो जाता है, तो कम हो जाने पर क्या होगा, कम हो जाने पर यह होगा कि इसका जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आयतन पूर्व से ज्यादा हो जाएगा। पानी का आयतन जैसे जैसे तापमान कम होता जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते आयतन कैसा हो जाएगा, आयतन सबसे कम, और घनत्व क्या हो जाएगा इसका, सबसे ज्यादा।
लेकिन जैसे ही 4 से नीचे जाएगा पानी तो क्या होगा, आयतन वापस से क्या होगा, बढ़ेगा और घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा। तो 0 डिग्री पर बर्फ जमती है, आपको पता है आयतन, फिर 4 से और नीचे आएगा तापमान तो आयतन क्या होता जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए बढ़ने के कारण से पानी के जो पाइप है वो फट जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो हम फ्रीजर में जो ट्रे में पानी जमाते हैं तो पानी जितना भरते हैं उस ट्रे में बर्फ जो जमा होती है वो उसकी ऊपर की ओर जो सतह है, ऊपरी सतह के रूप में वो बर्फ जमा होती है। तो इसका मतलब आयतन जो है उसका आयतन क्या हो जाता है दोस्तों, बर्फ का बढ़ जाता है। ठीक है, आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहां हम दूसरा इसका उदाहरण दे सकते हैं कि सर्दी के समय, सर्दियों में, किनमें, सर्दियों में सर्दियों में पानी के पाइप बर्फ जम जाने के कारण क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। ये इसका क्या है, एक ऊष्मीय प्रसार का क्या है, एक तरह से हम उपयोग लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ऊष्मा से संबंधित बातें होगी दोस्तों। अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ताप की बात करेंगे। और ताप से संबंधित जो बातें हैं वो हम आपसे अगले वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।